देखें। अब हम लोग देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, धर्म का क्या समाचार, धार्मिक व्यवस्था कैसी थी और अर्थव्यवस्था कैसी थी। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक देखेंगे। उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक व्यवस्था पॉलिटिकल सिस्टम इन लेटर वैदिक पीरियड या लेटर वैदिक पीरियड एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था। तो हम लोग देखे थे कि ऋग्वैदिक काल में सबसे नीचे ग्राम था, जिसका हेड ग्रामी था, उसके ऊपर विष था, विष के ऊपर जल था, जल से ऊपर हमें ऋग्वैदिक काल में कुछ नहीं लिखते। ऋग्वैदिक काल में क्या लिखे थे कि सबसे नीचे ग्राम था, ग्राम का जो हेड होता था उसे ग्रामनी कहा जाता था। कई ग्राम मिल के विष बनते थे, विष का जो हेड था उसे विषपति कहते थे। कई विष मिल के जन बनता था, जन का हेड था उसे जनपति कहते थे। ऋग्वैदिक काल में इससे ऊपर का कोई क्षेत्र में नहीं मिला। उत्तर वैदिक काल में आकर के कई जन मिल के जनपद बन जाता है। जनपद मतलब राजा अब एक बड़े क्षेत्र पर शासन करने लगे। क्यों? क्योंकि हम देख चुके हैं कि 1000 ईसा पूर्व में लोहे का आविष्कार हो चुका है अतरंजी खेला से। लोहे के आविष्कार हो जाने से जंगलों की कटाई आसान हो गई, कृषि क्षेत्र बढ़ गया, अनाज ज्यादा हुआ, व्यापार वाणिज्य बढ़ गए, तो राजा को कर ज्यादा मिलने लगा। इससे राजा ने एक बड़ी फौज रखी, बड़े प्रशासनिक अधिकारी रखे गए और एक बड़े राज्य का उसका कब्जा हो जाएगा। इसे जनपद कहते हैं। उत्तर वैदिक काल के राजनीतिक व्यवस्था में क्या देखते हैं कि ऋग्वैदिक काल में कोई बड़े प्रशासनिक अधिकारियों में नहीं मिलता। उत्तर वैदिक काल में आके हमें बड़े बड़े अधिकारियों के नाम मिलने लगते हैं, जिन्हें रत्नी कहा जाता था। रत्नी या रत्नी, वो कान में एक रत्न पहनते थे वो अधिकारी, इसलिए उन्हें रत्नी या रत्नी कहा जाता था। जैसे सेनानी, युवराज, संग्रहीता, भागदूत। संग्रहीता एक बड़ा अधिकारी था उत्तर वैदिक काल का, जैसे कोषाध्यक्ष। एक और बड़ा अधिकारी उत्तर वैदिक काल में, उसका नाम मिलता है भागदूत। एक प्रकार का अर्थ मंत्री होता था या राजस्व संग्राहक होता था। तो हम लोग देखते हैं कि ऋग्वैदिक काल में कोई भी बड़ा पदाधिकारी नहीं है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में आके 12 बड़े बड़े पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं और इनका नाम को संयुक्त रूप से कहा जाता है रत्नी या रत्नी। जैसे सेनानी, युवराज, संग्रहीता, भागदूत आदि। फिर हम लोग देखते हैं कर व्यवस्था में टैक्स का सिस्टम था। वैदिक काल में एक कर मिलता था बलि, लेकिन ये स्वैच्छिक कर था, अनिवार्य कर नहीं था। उत्तर वैदिक काल में आकर के बलि को अनिवार्य कर बना दिया गया, मतलब अब लोगों को, राजा को ये कर देना नहीं होगा। तो हम लोग क्या देखें उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक व्यवस्था में, वैदिक काल में ये तो कॉलेज चले ही आ रहे थे। उत्तर वैदिक काल में कई जन मिलकर जनपद हो जाएंगे, मतलब राजा अब बड़े क्षेत्र पर शासन करेगा। यहाँ तक तो कबीलाई व्यवस्था थी, यहाँ राजा मतलब तो कबीला का सरदार होता था वैदिक काल में। अब यहाँ के वास्तव में वो राजा बन जाएगा, राजस्व यज्ञ करेगा, अश्वमेध यज्ञ करेगा, 12 बड़े बड़े अधिकारियों की नियुक्ति करेगा, जिसे रत्नी कहा जाता है, जैसे संग्रहीता, युवराज, सेनानी, भागदूत आदि। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सामाजिक व्यवस्था कैसी। हम देखते हैं हम लोग उत्तर वैदिक काल में सामाजिक व्यवस्था मतलब सोशल सिस्टम कैसा था वहां पर। तो हम लोग देखेंगे उत्तर वैदिक काल में आकर के वर्ण व्यवस्था में कठोरता आ गई। पहले वर्ण व्यवस्था क्या था, ऋग्वैदिक काल में कर्म आधारित था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित न होकर के जन्म आधारित हो जाएगा। और इस काल का समाज 4 वर्णों में स्पष्ट रूप से विभाजित हो जाएगा। 4 वर्णों में स्पष्ट रूप से विभाजित हो जाएगा। ये 4 वर्ण कौन होंगे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हम लोग देखेंगे क्या कि उत्तर वैदिक काल में आकर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य
इन तीनों का उपनयन संस्कार होगा, अर्थात इन्हें द्विज कहा जाता है, दोबारा जन्म लेने वाला, और शुद्ध का उपनयन संस्कार नहीं होता, और यही से माना जाता है कि उन्हें अछूत मानने की प्रथा की शुरुआत हुई। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य उन्हें द्विज कहा जाता था, उनका उपनयन संस्कार होता था, शूद्र का उपनयन संस्कार नहीं होता। तो सामाजिक व्यवस्था में हम लोग क्या देखते हैं कि वर्ण व्यवस्था में कठोरता आने लगी, और वर्ण व्यवस्था में वैदिक काल में कर्म आधारित था, मतलब ब्राह्मण का बेटा क्षत्रिय हो सकता है, क्षत्रिय का बेटा अगर व्यापार करता था तो वैश्य हो सकता था। उत्तर वैदिक काल में ऐसी बात नहीं है, इसमें ब्राह्मण का बेटा चाहे व्यापार करे चाहे सैनिक कार्य करे वो ब्राह्मण ही होगा। मतलब जो वर्ण व्यवस्था है वो कर्म आधारित न होकर के जन्म आधारित हो जाए। नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम लोग स्त्रियों की दशा क्या है। हम लोग देखेंगे उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा में गिरावट आई। वैदिक काल में वो अपने संपत्ति में उनका अधिकार था, पति के साथ यह अनुष्ठान में राज्यसभा में भाग ले सकती थी। उत्तर वैदिक काल में आकर के उन्हें संपत्ति से वंचित कर दिया जाएगा, सभा और समिति में भाग लेने नहीं दिया जाएगा, उपनयन संस्कार भी बंद कर दिया जाएगा। मतलब अगर कुछ निष्कर्ष निकाले तो हम लोग पाते हैं कि वैदिक काल की तुलना में उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा में गिरावट आती है। तो ये है हमारा सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था में हम लोग देख लिए कि वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित न होकर के जन्म आधारित हो गया। समाज 4 वर्ण में स्पष्ट रूप से विभाजित हो गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इनका उपनयन संस्कार होता था, मतलब इनको द्विज कहा गया, दोबारा जन्म लेने वाला। शूद्रों को द्विज नहीं कहा गया। स्त्रियों की दशा में गिरावट आई। अब हम लोग देखते हैं तीसरा धार्मिक व्यवस्था क्या है। देखेंगे उत्तर वैदिक काल में धार्मिक व्यवस्था। धार्मिक व्यवस्था में क्या देखते हैं हम लोग, उत्तर वैदिक काल में जैसा कि यजुर्वेद में कर्मकांड यज्ञ अनुष्ठान लिखा है उसकी विधि, हम लोग देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में कर्मकांड यज्ञ अनुष्ठान की बढ़ोतरी हो गई, पशु की बलि दी जाने लगी बहुत ज्यादा, जिससे हम लोग देखते हैं कि कृषि कार्य प्रभावित होने लगता है। तो आगे चल के 6वीं शताब्दी पूर्व ईसा पूर्व में इसी के विरोध स्वरूप बौद्ध धर्म और जैन धर्म या और भी कई धर्मों का उदय होता है, ताकि पशु बलि न हो और कृषि कार्य आसानी से चल सके। और भी देखते हैं कई चीजें कि ऋग्वैदिक काल में मुख्य देवता थे हमारे इंद्र और अग्नि। उत्तर वैदिक काल में क्या देखते हैं हम लोग, इंद्र का महत्व घट जाएगा, अग्नि का महत्व भी घट जाएगा, और इस काल के मुख्य देवता हो जाएंगे प्रजापति। ब्रह्मा का प्रारंभिक प्रजापति हो जाएंगे इस काल में। तो बार बार एग्जाम में आता है उत्तर वैदिक काल के मुख्य देवता कौन थे, प्रजापति। इसीलिए अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की पुत्रिया भी कहा गया, ताकि राजा और सभा समिति के जो सदस्यगण हैं अपनी जिम्मेवारी को समझें। उत्तर वैदिक काल में मुख्यतः ही धार्मिक व्यवस्था है, कर्मकांड बढ़ जाएंगे, यज्ञ अनुष्ठान बढ़ जाएंगे, पशुओं की बलि बढ़ जाएगी। और वैदिक काल में इंद्र मुख्य देवता थे, उनका महत्व उत्तर वैदिक काल में घट जाएगा, अग्नि का महत्व घट जाएगा, और मुख्य देवता क्या हो जाएंगे, प्रजापति। अब आर्थिक व्यवस्था देखें तो पहला तो हम लोग देखते हैं कि बलि नामक कर क्या हो गया था, इस काल में आके अनिवार्य हो गया था। अब कंपल्सरी टैक्स देना ही है राजा। दूसरा हम लोग देखें कि ऋग्वैदिक काल में एक ही अनाज यव का उल्लेख है, जौ का उल्लेख है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में आकर के आदियों की मुख्य फसल चावल और गेहूं हो गई। चावल मतलब ब्री और गेहूं मतलब गोधूम। अब जौ उनकी मुख्य फसल नहीं रही, यव नहीं रही। वैदिक काल में मुख्य फसल क्या थी, यव मतलब जौ। उत्तर वैदिक काल में आकर के आर्यों की मुख्य फसल क्या हो गई, ब्री, ब्री मतलब चावल, और गोधूम, गोधूम मतलब गेहूं। तो ये था हमारा अर्थव्यवस्था। उत्तर वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में मुख्यतः पशुपालन था, कृषि 2 नंबर पर था। यहाँ पर आके कृषि और पशुपालन दोनों वृद्ध स्तर पर एक साथ चलने लगे। तो ये हमने देखा अर्थव्यवस्था। तो हमने शुरू में देखा तो हमें उत्तर वैदिक काल में काल क्या है, भौगोलिक विस्तार क्या है, स्रोत क्या है। साहित्यिक स्रोत में देखा बहुत सारे वेद हैं, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अन्य उपनिषद। पुरातात्विक स्रोत में हमने देखा चित्रित धूसर वृद्धभाग और उत्तरी काली बारिश वाले वृद्धभाग। फिर हमने देखा उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक व्यवस्था,
सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था और अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे धार्मिक आंदोलन 36 शताब्दी ईसा पूर्व में, मतलब मुख्य